कैसे हो आप? अक्षय की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए हम कॉन्सेप्ट टॉक पे समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं अगले टेंस की, आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों आप यह गौर करिए कि सबसे पहले देखिए मैंने लिख रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी जो पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या, ही, ये आदि आदि, ये इसकी पहचान होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चे वो होती है डिड। क्या होती है? डिड होती है। मैं यहां लिख देता हूं डिड। डिड तो डिड जब एक ही है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी सब्जेक्ट इसी के साथ लगते हैं। मसलन एक उदाहरण से आप समझिए कि जिस बाप के एक ही लड़का हो तो उसमें क्या बंटवारा होना, वो तो सब कुछ उसी का है। ठीक है, ऐसे ही ये जब डिड ही है ओनली वन हेल्पिंग वर्ब तो क्या है कि सभी कर्ताओं के साथ डिड ही लगेगी। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं लिख भी देता हूं कि सिंगुलर, क्या सिंगुलर यानी एक वचन प्लस प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट जो होंगे वो उनके साथ डिड का प्रयोग होगा। ठीक है ना। अब हम अपना, जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ा रहा था तो उसमें याद करिए जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो एक तरह से इंग्लिश ग्रामर का क्या है, टेबल है, समझ लीजिए टेबल है। जैसे अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। इसी तरह आप देखेंगे कि निगेटिव में क्या था, याद करिए, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड होता है। और इंट्रोगेटिव में क्या था, याद करिए, सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा था दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट लिखा था, चौथे नंबर पे नॉट लिखा था यदि आता है तो, और फिर नॉट के बाद आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो आपने पिछली कक्षाओं में इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, तो अगर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। तो उससे क्या होगा, अगर अकेले उस वीडियो को आप देखेंगे तो जितने भी टेंसेज हैं आप आसानी से उनको कर पाएंगे, है ना। तो चलिए मैं इस पर एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे कि हमारी पहचान है तो इसी पहचान के आधार पर एक सेंटेंस हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए गीता, क्या गीता बाजार नहीं गई, ये एक आपके सामने सेंटेंस हमने लिखा। तो आप जानते हैं फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से मालूम है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये नहीं गई है, निगेटिव प्रकार का है, तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। नंबर 1 पर बच्चे आपका होता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर क्या नॉट, 4 पर आपका मेन वर्ब, 5 पर ऑब्जेक्ट और 6वें पर अदर वर्ड यदि कोई आता है तो। मैंने इसे बड़ा विस्तार से चर्चा की है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब इस पर हमने एक आपकी अवधारणा बनाने का काम किया है पिछले वीडियो में। तो इसी आधार पे देखिए निगेटिव है ना, ये क्या है, निगेटिव प्रकार का है, तो यही फॉर्मेट चलेगा। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं भाई गीता नंबर 1, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, अच्छा डिड है आपका, डिड क्या, फिर क्या आएगा नॉट, क्योंकि नॉट आता है, नहीं गई, गो, कहा नहीं गई, बाजार, बाजार इन मार्केट। तो आपका ये सेंटेंस बन गया और आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मसलन जैसे आप देखिए नंबर 1 गीता है, नंबर 2 डिड है, नंबर 3 नॉट है, देखते रहिए, 4 पर देखिए मेन वर्ब है और 5 पर है ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड इसके अलावा यदि कुछ आ जाता, जैसे अब मैं इसी में कर दूंगी गीता बाजार नहीं गई। अब जैसे मैं कह देता कि कल बाजार नहीं गई है, या लिख देता कि शाम को बाजार नहीं गई है, तो इवनिंग यस्टरडे जो भी आता वो लास्ट में चला जाता है ना। अब एक अगला सेंटेंस देखना है और ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप पूरा जोर मेरा इसी पर है जो अगला सेंटेंस बताने जा रहा हूं। तो आइए गौर करते हैं, इस पर भी देखते हैं। कुछ नहीं करना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एज इट, मैं आपको फिर बताता हूं। ठीक,
अब हुआ क्या, अगर मैं इसी वाक्य को अफर्मेटिव बनाऊं, क्या बनाऊं, अफर्मेटिव बनाऊं, याद रखिएगा अफर्मेटिव में बना रहा हूं तो अफर्मेटिव का मैं फॉर्मेट आपके सामने पहले रख दे रहा हूं, है ना। हालांकि मुझे भरोसा है कि आपने उसे अच्छे से याद कर लिया होगा, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर देखिए, अफर्मेटिव में क्या होता है बच्चों, नंबर 1 पर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, 2 पर हेल्पिंग वर्ब, 3 पर मेन वर्ब, 4 पर ऑब्जेक्ट होगा और 5 पर क्या होगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। तो अभी जो मैंने बना के दिखाया वो निगेटिव का था, लेकिन अब हम इस फॉर्मेट का देखते हैं। चलिए, जैसे अभी हमारा वाक्य था कि गीता बाजार नहीं गई, तो अब मैं नहीं हटा देता हूं, गीता बाजार गई, ओनली इतना, हमने नॉट हटा दिया अर्थात निगेटिव नहीं। अब आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। तो जब अफर्मेटिव है बच्चों तो होगा क्या, देखिए आप ऐसा बनाना चाहोगे, आप ऐसा बनाना चाहोगे इसी फॉर्मेट पे। चलिए मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं, है ना। जरूरी ये होता है पढ़ने में कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। गौर करिएगा, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं लिख देता हूं, आप ऐसा लिखना चाहेंगे, गीता डिड गो मार्केट। इस आधार पे जैसे कहे कि ये हो गया सब्जेक्ट गीता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं आया। लेकिन बच्चे है क्या, इस टेंस के साथ एक समस्या है, इसका अपवाद है। तो जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, समझिएगा, बारीकी को समझिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए कि ऐसे ही तो है 1, 2, 3, 4 एकदम सही है। लेकिन बच्चे ये सेंटेंस है आपका गलत, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप पूछोगे सर जी क्यों, तो क्यों का जवाब सुन लीजिए। वो इसलिए कि इसका एक स्पेशली नियम है, अपवाद है, इस तरह से ये नियम फॉलो नहीं होता। मैं पहले नियम लिख देता हूं, आप गौर करिए। नियम यह है, अपवाद कह लीजिए, जब अफर्मेटिव हो सेंटेंस, क्या हो, अफर्मेटिव माने इस प्रकार फॉर्मेट वाला, जब अफर्मेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या है कि जो आपका मेन वर्ब है उसमें क्या कर देते हैं, उसका सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो देखिए इसी आधार पर इस नियम के तहत यह हमारा सेंटेंस गलत हो गया। देखिए हाँ, क्या लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। गौर करिए, हमने क्या किया, कर दिया था, हमने प्रयोग कर दिया था, इसी आधार पे गलत हो गया। तो अब इस नियम के तहत क्या कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट आपका टेंस, कि हमको बच्चे कैसे बनाना है, गीता, चलिए नंबर 1 हो गया। कहना यह है कि ये नंबर 2 का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे अफर्मेटिव पे, तो चलो नहीं करते। नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, आपका डिड हुआ ना, तो चलिए नहीं करते। तो हम डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे, डिड के बाद क्या है, गो आएगा। तो चलिए गो मैं लिख देता हूं। लेकिन याद रखिए, क्या याद रखिए, अगली बात इसमें कह रहा है कि मेन वर्ब का होता है सेकेंड फॉर्म लगाइए, यानी ये गो पहला है, वेंट सेकेंड है, गॉन थर्ड है। तो यह नियम यह भी आगे एक बात जोड़ देता है कि सेकेंड फॉर्म लगाइए भैया। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं चलेगा, लेकिन अब इतना थोड़ी अन्याय होगा कि कुछ ना लगाओ, हमें हेल्पिंग वर्ब ना लगाने के बदले में कुछ तो दो। तो इस प्रकार क्या हुआ है कि अब अगला इसमें क्या करेंगे कि हम बच्चे
गो नहीं, इसमें क्या करेंगे, बेंट करेंगे। क्या करेंगे, बेंट करेंगे। गीता बेंट मार्केट। मुझे लगता है कि आप इस बारीकी को भली भांति समझ लिए होंगे। पहले इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर और हम चर्चा करते हैं। बड़ी मजेदार बात आने वाली है, ठीक है ना। नोट करिए पहले। तो आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, मैम, मेरा मानना है। अब हम थोड़ा सा तीसरे फॉर्मेट की ओर आते हैं, और वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं यहीं पर प्रूव करूंगा, यहीं पर ब्लैक बोर्ड में प्रूव करता हूं। इंट्रोगेटिव प्रकार का जो सेंटेंस है बच्चे, तो उसमें हम नंबर 1 पे क्या लिखते हैं, नंबर 1 पर हम लिखते हैं बच्चे WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स क्या है, मैं बड़े विस्तार से पिछली कक्षा में बता चुका हूं। नंबर 2 पे बच्चे क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पर क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट होता है। 4 पर क्या होता है, यदि नॉट आता है तो होता है। 5 पर आपका क्या होगा बच्चे, मेन वर्ब होगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मेन वर्ब। 6 पर क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से मैंने चित्र बना के समझाया था, है ना। तो पिछली क्लास मैं जोर दे रहा हूं बार बार कि अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखो, तभी आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाओगे। आप समझ रहे हैं ना। चलिए, और 7वें नंबर पे क्या है, अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट का यानी इंट्रोगेटिव प्रकार का सेंटेंस आपसे बना के दिखाता हूं। हमने यह भी चर्चा की थी कि 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से जो डायरेक्ट शुरू होते हैं, और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। क्या आपने गेस किया इस बात को, किया है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, याद रखिएगा, काफी बच्चे ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो जो नियम था अफर्मेटिव के लिए है। अफर्मेटिव का मतलब कि जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन यदि वो क्या है, यदि वह निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है तो बाकी सेम रूल चलेगा। देखिए, ये जो मैं गोला कर दिया हूं तो स्पेशली इसी में रूल चलेगा, अब केवल इसी टेंस में चलेगा, है ना। देखिए, बात ये है कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके पास चाहे जितने गियर लगा दीजिए, 1 2 3 4, लेकिन जैसे आप क्लच दबाते हैं सारे गियर फेल हो जाते हैं। तो क्या है कि इस पर क्या है, अफर्मेटिव में हमारा सारा गियर फेल हो गया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ये नियम का ही हमने उल्लंघन कर दिया एक अपवाद के साथ, दूसरी चीज ले। तो इस पर क्या है, अलग से आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आइए 1 2 4 वाक्य बना लेते हैं। जैसे क्या रामू पढ़ता था, क्वेश्चन मार्क। क्या रामू पढ़ता था तिथि का भी बना ले कुछ, या ये हो गया। तो क्या होता है, हमें याद है कि जब शुरू में वाक्य क्या से शुरू हो तो हम नंबर 2 से लिखना प्रारंभ करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, नंबर 2 से। यदि शुरू में ये वर्ड आ जाए, देखिए पर्टिकुलर मैं इस वर्ड की बात करता हूं, कोई भी टेंस हो, अगर शुरू में क्या आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नंबर 2 से लिखना शुरू करेंगे। जैसे, तो आप डिड से शुरू कर दीजिए, डिड, ये देखिए नंबर 2, अर्थात एक नंबर को क्या करना है, छोड़ देना। ये देखिए नंबर 2। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा 3 पे, डिड रामू, चलो मैं ये लिख दिया, डिड रामू पढ़ता था, रीड, हो गया, आपका सेंटेंस बन गया। आप समझ गए ना। दूसरा लिखते हैं, फिर से दूसरा वाक्य जैसे लिखते हैं, रामू घर क्यों नहीं गया। रामू घर क्यों नहीं गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं, रामू घर क्यों नहीं जाता था। बात एक ही है, ता था आ जाए, ती थी आ जाए, या ये आ जाए, बात एक ही है। तो इसको बनाते हैं। तो क्या है कि जब WH वर्ड आता है, अब ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ये वाला है ना, तो हम नंबर 1 से लिखना शुरू करते हैं। तो नंबर 1 में हम क्या ढूंढे, WH वर्ड, भाई ढूंढो। रामू है, घर है नहीं है, गया नहीं, ये है।
तो सबसे पहले इसे निकालकर बाहर लाते हैं। तो क्योंकि अंग्रेजी आप जानते हो वाई, चलो ठीक है। नंबर 2 पे आप जानते हो डिड। नंबर 3 पर सब्जेक्ट वाई डिड रामू, फिर नॉट गो और होम, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। एक चीज बताता हूं, कभी भी होम के पीछे टू नहीं लगता, जैसे गो टू होम कभी नहीं होता, गो टू हाउस होता है, गो टू होम कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अक्सर माना गया है कि घर से कोई जाता नहीं, घर में आता है ना। और टू माने क्या होता है? तक। तो इसीलिए होम से पहले देखिए, होम हाउस में क्या फर्क है जान लीजिए। होम उसे कहते हैं जहां पर हमारे रिलेशन रहते हैं, जैसे माता पिता बच्चे भाई बहन, जहां पर हम रहते हैं उसे होम कहते हैं। और ये दीवार वार जो सब होता है ना, ये है हाउस, है ना। मसलन जैसे उदाहरण से समझिए कि किसी व्यक्ति के पास लखनऊ में घर है, इलाहाबाद में घर है, करबी में घर है, लेकिन वो रहता किसी गांव में है, उसका परिवार वहां रहता है, तो और सब हाउस है। होम केवल वो है जहां पर उसका पूरा फैमिली रहता है। तो होम और हाउस में आपने अंतर समझ लिया। इसीलिए क्या होता है कि होम से पहले कभी भी टू नहीं लगता है। ये अलग बात मैंने कर दी, है ना। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही 2-4 वाक्य और फॉर्मेट करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे बारीकी को। अब 1-2 सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे तुम कल कहां नहीं गए थे? तुम कल कहां नहीं गए थे? नहीं, थे नहीं, तुम कल कहां नहीं गए, इतना बस। तुम कल कहां नहीं गए, और हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हमारा इसी फॉर्मेट पे बनेगा, इंट्रोगेटिव होता है। तो नंबर 1 पर हमें WH वर्ड ढूंढना है। हाँ, ये कहाँ है, तो लिख देते हैं होया, लिख दिया। नंबर 2 पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। चलो ढूंढो भाई, डिड ही है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत नहीं है। होया डिड, फिर क्या है? तुम आप, यू, फिर क्या है यू के बाद? नॉट गो, कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। अब देखिए क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं। मैं इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चे हमारे गांव के हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वह भी इसका फायदा उठाए। एकदम बेसिक से आप समझ रहे हैं ना। जिसे अंग्रेजी टेंस ना आता हो तो उसके लिए बड़े आसान है ये बात, है ना। जैसे नंबरिंग कर देते हैं इसी आधार पे। ये WH वर्ड है, बिल्कुल है। हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है। 3 पर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। 4 पर नॉट है, बिल्कुल है। 5 पर क्या है? मेन वर्ब है। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट ये अदर वर्ड आया है, तो ये क्या है? साथ है ना। ऑब्जेक्ट जैसे हो जाता है तुम कल। चलिए एक दूसरा वाक्य मैं बना के दिखाता हूं आपको अलग से, और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस से ही चीजें मजबूत होती हैं, आप याद रखिएगा। उदाहरण के लिए वह कल कब नहीं घर आया, क्वेश्चन मार्क। वह कल कब नहीं घर आया, ये घर लिखा है ना। तो इसी आधार पे बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? WH वर्ड। WH वर्ड आपका क्या है? ये, इसे बाहर निकाल के लाओ नंबर 1 पर, तो लिख देते हैं
ये नंबर 1 हो गया ना। कब? फिर क्या है? डिड। आप जानते हैं नंबर 2 पे डिड आएगा, 3 पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। चलिए, ही वह है ना, आई होता तो सी हो जाता, समझ ही रहे हैं। 3 हो गए। 4 पर नॉट, ये देखिए, है ना। इसके बाद मेन वर्ब, आना की अंग्रेजी होती कम। 5 और कहा है? घर, होम। होम 5 पर क्या कम हो गया? देखिए 5 पे मेन वर्ब है। 6 पर ऑब्जेक्ट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे होम, ये 6 हो गया। और कल, कल मीन्स यस्टरडे। क्या हुआ? यस्टरडे। तो आप देखिए कि यस्टरडे आपका कौन सा नंबर हो गया? 7th पे आ गया। इस सेंटेंस में हमने देखा कि इस फॉर्मेट के आधार पर हमने सब कुछ बना लिया है। तो आप किताब से जो बहुत सेंटेंस होते हैं उनका प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं। आप एक बार उम्मीद तो बनाइए, आपको टेंस चुटकियों में आएगा, गारंटी है। ठीक है ना? तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं दूसरे टेंस की चर्चा करता हूं, ठीक है ना? पहले नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें एकदम आसान हो जाएंगी, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि कोई दीवार हो और आपको कह दिया जाए कि इसका एक ईंट निकालो, है ना? तो पढ़ाई लिखाई का एग्जाम्पल कैसे देता हूं, आप समझिए बात को। कि जैसे मैं कहूं कि आप इस दीवार का एक ईंट निकालिए, यकीन मानिए बच्चों, पहली ईंट निकालने में आपको बहुत ताकत लगेगी, शायद घंटों लग जाए। लेकिन जब उस दीवार से एक ईंट निकाल लोगे तो दूसरी ईंट में कम बल लगेगा, तीसरी में और कम, चौथी में और कम। ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि जब कई ईंट निकाल लेंगे आप तो दीवार एक बार में गिर जाएगी। पढ़ाई लिखाई एग्जैक्ट वैसी है। शुरू में इतना हमें कठिन लगती है चीजें कि हम क्या होता है कि हताश होकर छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं रखा। तो मेरे बच्चे, पहली ईंट तो निकालो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर 2-3 क्लासें आपने विधिवत ले ली, आप देखते हैं कैसे अज्ञानता की दीवार गिरा दोगे। ठीक है ना? ये मेरा आपसे वादा है। देखिए कैसे मैं साबित करता हूं इस बात को। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, थोड़ा सा शुरू में समझने में दिक्कत हुई होगी। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन अब देखिए अगले टेंस क्या है, एकदम आसान होने वाले हैं, है ना? चलिए इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो हम अगला टेंस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या लिख देते हैं? फ्यूचर टेंस, ये हमने लिख दिया। इसकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल, वो सॉरी, पहचान क्या है? गा, गे, गी, एकदम सिंपल पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे? आप जानते हो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बिल होता है और साइल होता है। गौर करिए। अब इसमें ध्यान ये देना है कि ओनली जो सब्जेक्ट आई और बी वो साइल के साथ लगेगा, वी साइल, आई साइल। किंतु जो अन्य बचेंगे, अन्य सब जो है आप समझिए विल के साथ लगेंगे। एकदम वेरी सिंपल है ना? अब एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, ये है। तो अब ये सिंपल सेंटेंस है। पहले लिखो सब्जेक्ट आई, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ शैल, आई शैल गो, कहाँ के लिए? टू रीड, पढ़ने के लिए जाऊंगा, है ना? एक और उदाहरण सुनिए, बड़ा गजब है। कि आपने कभी रेस्टोरेंट या ढाबे का खाना खाया हो तो आप देखते हैं कि वो मटर पनीर, चिली पनीर, ये पनीर, वो ये मसाला, वो मसाला, जितना प्रकार का सब्जी होता है वो कहेंगे कि 5 मिनट आप रुकिए, हम बना के देते हैं, है ना? आपने सुना होगा। होता क्या है कि वो जो तरी होती है, ग्रेवी होती है, उसे बना के एक ही रख लेते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं कि अलग से स्पेशली मसाला डाल देते हैं।
और बन जाता है 5 मिनट में। ठीक वैसे ही मैंने आपके लिए वो इतना कुछ बना के दे दिया हूं, ये जो फॉर्मेट है ये सब कुछ है कि सब जगह यही तरीका इस्तेमाल कीजिए, आपका टेस्ट तुरंत बनेगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आप ऐसे समझिए। अब जल्दी जल्दी दूसरा सेंटेंस। चलिए मैं क्या इसे बना के दिखाऊं? अच्छा, क्या इंट्रोगेटिव है ये, क्या तुम आज पढ़ने नहीं जाओगे? क्या तुम आज पढ़ने नहीं जाओगे? अब इसको बनाना है तो हमने कहा है कि जब शुरू में क्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, नंबर 2 से शुरू करते हैं लिखना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि अन्य में यू आएगा, तुम, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू, बिल नंबर 2 पे सब्जेक्ट, यू नॉट, क्या है, क्या तुम पढ़ने नहीं जाओगे, जाना, गो टू रीड क्वेश्चन मार्क। आपने समझा इस बात को, है ना? क्या तुम पढ़ने नहीं जाओगे, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, है ना। अगला WH वर्ड वाला समझते हैं। जैसे तुम कल स्कूल कब जाओगे, है ना। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड इसमें है, क्वेश्चन मार्क आया है तो देखते हैं। ये ऐसा है कि यहां से शुरू होगा, इसे निकाल के बाहर लाओ। कब की अंग्रेजी आप बच्चे जानते हो, व्हेन। फिर नंबर 2 पे यू, व्हेन यू, सॉरी नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब होता है। नंबर 2 पे क्या होता है, विल, अब आएगा यू, व्हेन विल यू, जाओगे, गो, कहा, कॉलेज या स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। आप समझ ही गए होंगे। तो आप इसे ढाबे की वो क्या है, ग्रेवी या तरी की तरह इस्तेमाल कीजिए उस नियम का। कोई भी सेंटेंस आए यही नियम लगाइए, आपका बन जाएगा। वेरी सिंपल। एक थोड़ा सा इसमें कुछ खास है, बात कर देते हैं आपसे। देखो, एक शब्द होता है आवश्यक या जरूरी। क्या होता है, आवश्यक या जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज जोर डाल के जब हम कहते हैं मैं घर जरूर जाऊंगा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये फॉर्मेट आपका चलेगा। लेकिन क्या है कि जब कोई चीज जोर डाल के कही जाती है, जरूर, अवश्य ही, ऐसा कुछ बोला जाता है, तो उसके लिए कुछ अंग्रेजी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये और ये, आई और बी के साथ हम विल लगाने लगते हैं, अन्य सब के साथ शैल लगाने लगते हैं। तो ठीक है, यह मैं आया है तो क्या करूंगा, हमारा नियम क्या कहता है सिंपल कि आई के साथ शैल ही लगता है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये जरूर का अर्थ ऑटोमेटिक खुद ही निकल आएगा। जैसे आई क्या, आई शैल नहीं, विल गो होम। तो जब हम ऐसे कर देते हैं बच्चे, तो उसका ऑटोमेटिक ये अर्थ होता है कि हम जोर डाल रहे हैं किसी चीज पर, है ना। तो अभी हमने इंडेफिनिट टेंस की बात की, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, पास्ट इंडेफिनिट किया, फ्यूचर इंडेफिनिट किया। अब आप इतना पढ़िए, मैं एकदम सेकंड पार्ट इसका बनाता हूं। आप एक क्लास में ही सारे कंटिन्यूअस टेंस, फिर अगली क्लास में सारे परफेक्ट टेंस, और उसके बाद बड़ी क्लास हो जाएगी तो शायद 2 क्लास में इस टेंस का जो
प्रॉब्लम है, आपके लिए समझ में नहीं आता, खत्म। मैं टेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि हमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाना है, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा है, जब इसे पढ़ के शायद फिर से उसे पढ़े तो और दोबारा आपको 10 गुना ज्यादा समझ में आएगा, है ना। शुरू में हमने कठिन टॉपिक उठाया, वो क्या है कि क्रैश कोर्स के चक्कर में है ये सब हो रहा है, लेकिन मेरी कमी है कि मैं थोड़े में पढ़ा नहीं पाता, मुझसे विस्तार हो ही जाता है। लेकिन ये दावा है कि वही याद रखिए कि पहली ईंट निकालने में हमें बल जरूर लगेगा, लेकिन ये अज्ञानता की दीवार, ये परीक्षा का जो डर है, उसे तोड़ के रख देंगे। ठीक है ना, देखते रहिए। थैंक यू।